नमस्कार, मैं हूं अश्विन शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। हमारे देश में आजकल एग्जाम्स का तो मजाक ही बन गया है कि कोई भी परीक्षा हो और उसमें धांधली ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमने नीट के साथ देखा, हमने मुंबई में जो महाराष्ट्र में सॉरी जो तलाटी एग्जाम्स होते हैं उसको लेकर ये चीज़ देखा। उसके बाद कई और एग्जाम्स में पाया गया कि इसमें कोई ना कोई धांधली किसी ना किसी लेवल पर हुई है। पर एक एग्जाम जिसको हमेशा से पावन माना जाता था वो था यूपीएससी का एग्जाम। और लोग मानते थे कि यूपीएससी का एग्जाम हमेशा फेयर होता है और हमेशा अच्छा और अच्छे ढंग से लिया जाता है। पर इस मिथ को तोड़ते हुए एक नई खबर सामने आ रही है। खबर के बारे में आपने सुना ही होगा, हर जगह है, सोशल मीडिया पे, मीडिया में, आप हर जगह ये न्यूज़ देख रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर ऐसे होते हैं जो लाव लश्कर के लालच में किस हद तक गिर जाते हैं। इस बारे में आज थोड़ी बात करेंगे। ये पूरा जो केस है उसे समझेंगे, आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी इस केस के बारे में जानकारी ले सके और ये समझ सके कि आप कुछ भी करें, आप सिस्टम से ऊपर खुद को ना समझें। पूजा खेड़कर नाम आपने सुना ही होगा। पुणे में रहने वाली एक महिला थी जिन्होंने पहले एमबीबीएस किया हुआ था। उसके बाद ये डिसाइड करती है कि इन्हें यूपीएससी की परीक्षा देनी है। 2020 में पहली बार यूपीएससी में अपीयर करती हैं और एग्ज़ाम दे देती हैं, पर एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं होती हैं। 2022 में फिर से वो एग्ज़ाम देती हैं। एग्ज़ाम देने के बाद वो उसमें भी सक्सेसफुल नहीं होती हैं, पर फाइनली 2023 में पूजा खेड़कर सक्सेसफुल हो जाती हैं। उसके बाद पूजा खेड़कर बन जाती हैं आईएएस अफसर। यहाँ तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद केस शुरू होता है जब पूजा खेड़कर को पोस्टिंग मिलती है उनके ही खुद के ज़िले पुणे में। पुणे में जब उनको पोस्टिंग मिलती है तो वो पहला मैसेज जो जूनियर अधिकारी होते हैं कलेक्टर ऑफिस में उनको करती हैं और बताती हैं कि मैं 3 जून से ज्वाइन कर रही हूँ और घर, गाड़ी और लाल बत्ती का बंदोबस्त आप कर लीजिए और ऑफिस का बंदोबस्त आप कर लीजिए और मैं 3 से ज्वाइन करूंगी। जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वो फिर से बोलती हैं जवाब दें, ये ज़रूरी है। तो जूनियर अधिकारी रिप्लाई करते हैं कि मैम आप आइए, हम इसको दिखवाते हैं। अब आपको ये बता दें कि पूजा खेड़कर इस वक्त प्रोबेशन पीरियड में है। जैसे आप भी अगर कोई नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जहां पर आप काम सीखते हैं। तो पूजा खेड़कर भी प्रोबेशन पीरियड में थी, जो कि आईएएस के नौकरी में 2 साल का होता है। तभी आपको ट्रेनी आईएएस बुलाया जाता है और पूजा खेड़कर को असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट दी गई थी। यहाँ पर वो शासन को समझ रही थी कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है और बेसिक अपना काम सीख रही थी जो अपर कलेक्टर के अंडर होगा। उसके बाद ये सब बातें होने लगी। अब आप बोलेंगे कि ये मांग रही है तो आईएएस को तो ये मिलता ही है, पर ऐसा नहीं है। जब आप प्रोबेशन में होते हैं तो आपको कोई भी लाव लश्कर नहीं मिलता है। आपको बेसिक रहने की सुविधा मिलती है, एक ऑफिस मिलता है, पर ना हवलदार मिलते हैं, ना खुद के या परिवार के रहने के लिए घर या बंगला मिलता है और ना ही गाड़ी और लाल बत्ती मिलती है। लाल बत्ती तो वैसे ही मोदी सरकार ने बंद कर दी थी। उसके बाद अब मैडम को शौक था लाल बत्ती का, और ये जो आईएएस के साथ जो सारे हम बोलते हैं ना कि ग्लैमर वाली चीज़ें आती हैं कि बड़ी गाड़ी होगी, आसपास पुलिस वाले घूम रहे होंगे, वो सब का शौक था मैडम को। अब मैडम बोलती हैं जूनियर अधिकारी को कि आप इसको करवाइए क्योंकि बाद में मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं बचेगा, मैं बहुत बिजी रहूंगी, तो मेरे आने से पहले ये हो जाना चाहिए। इसके बाद एक और इंसिडेंट आता है जो कि वहाँ के अपर कलेक्टर सुहास दिवसे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पूजा अपने पिताजी के साथ कलेक्टर की ऑफिस में पहुंचती हैं और उस दिन इत्तेफाक से एडिशनल कलेक्टर अपने ऑफिस में नहीं होते हैं और पूजा खेड़कर उनका ऑफिस ही हड़प लेती हैं। ऑफिस हड़पने के बाद वो उनका नाम हटाकर अपना नाम लगा देती हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें बदलवा देती हैं। फिर वहाँ पर जो तहसीलदार थे उन्होंने अपने बयान में बताया कि पूजा खेड़कर के पिताजी वहाँ आए और उनको कहा कि पूजा खेड़कर जो भी मांगे उनको मिल जाना चाहिए, नहीं तो अब कभी अपर कलेक्टर नहीं बनेंगे। तो आप सोचिए ये फैमिली के अंदर कितनी हिम्मत है कि एक कलेक्टर के ऑफिस में कलेक्टर का ही जो चेंबर है उसे आपने हड़प लिया। और
कितना इनके मन में सिस्टम को लेकर डर था, क्योंकि डर तो ऑफकोर्स था ही नहीं। तो इसके बाद 3 जून 2024 को पूजा खेड़कर ज्वाइन करती हैं। ज्वाइन करने के बाद जब उनको वो गाड़ी नहीं मिलती है तो अपनी खुद की गाड़ी, जो कि ऑडी जैसी महंगी कंपनी की थी, उसे अपना गवर्नमेंट व्हीकल बना लेती हैं, जिसमें महाराष्ट्र शासन का वो स्टिकर लगा देती हैं, लाल नीली बत्ती लगा देती हैं और सब चीज़ जो कि हम कहते हैं ना आजकल की शो ऑफ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर शो ऑफ की पूरी तैयारी थी। ठीक है, वीआईपी हॉल जो कृषि विभाग के पास था वो भी हड़प लिया था अपने ऑफिस के लिए। जो उनको ऑफिस दिया गया था उसे उन्होंने लेने से मना कर दिया, ये कह के कि इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है तो मुझे ये ऑफिस नहीं चाहिए। तो तभी जाके इन्होंने वो कलेक्टर का ऑफिस हड़प लिया। अब ये केस जब सुहास दिव से यानी जब कलेक्टर वापस आएंगे तो उनको तो पता तो चलेगा ना कि ये सब हो रहा है, तो वो एक लेटर भेजते हैं पूरे कंप्लेन के साथ अपर सचिव को, जो मेन सचिव थे महाराष्ट्र सरकार में, उनको वो लेटर में ये पूरी कंप्लेन लिखते हैं। 25 पेज का ये लेटर था जिसमें इनके चैट्स के सारे स्क्रीनशॉट्स थे, इनकी हरकतों का पूरा मुआयना था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये क्या क्या हुआ है। अब ये केस आ जाता है सोशल मीडिया पर और बवाल मच जाता है, क्योंकि ये तो ठीक है, मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकता है कि हर इंसान सेम नहीं होता, पर जब और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पूजा खेड़कर के इतने सारे स्कैम्स सामने आए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले शुरू करते हैं पूजा खेड़कर के पहले एग्जाम से, जो उन्होंने यूपीएससी में दिया 2020 में। वो अपने यूपीएससी के एग्जाम में मेंशन करती हैं कि उनकी उम्र 30 साल है। 2023 में जब उन्होंने यूपीएससी का पर्चा भरा तो उसमें अपनी उम्र पता है कितनी बताई? 31 साल। यानी पूजा खेड़कर को कोई जादू मिल गया है जिससे वो 3 साल में सिर्फ 1 साल बड़ी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने नाम के साथ भी अपने छेड़छाड़ किया। किसी एग्जाम में पूजा खेड़कर लिख दिया, किसी एग्जाम में डॉक्टर पूजा खेड़कर लिख दिया, किसी एग्जाम में पिताजी का नाम लगा दिया, किसी एग्जाम में माताजी का नाम लगा दिया। तो ऐसे करते करते उन्होंने कई अटेम्प्ट्स दिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा बवाल मचा, पूजा खेड़कर ने अपने जो एग्जाम में कोटा जो लिया वो लिया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आसान शब्दों में समझाऊं तो अगर आपकी फैमिली की इनकम सालाना 8 लाख या 8 लाख से कम है तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। पर अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप उस आरक्षण के हकदार नहीं हैं, क्योंकि यह रूल इसीलिए बनाया गया था ताकि जिनको सच में जरूरत है उनको उसका लाभ मिले। पर पूजा खेड़कर किसी भी एंगल से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आती थी, क्योंकि पिताजी ने जब 2024 में इस साल लोकसभा में चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 110 एकड़ की कृषि जमीन है, 6 दुकानें हैं, 7 फ्लैट हैं, लगभग 1 किलो सोना और डायमंड है और 43 लाख रुपए की सालाना इनकम है, जो कि रेंट्स और ये सारी चीजों से आता है। एक ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी भी है। तो आप समझिए ये किस एंगल से नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट में यह पता चला, जो कि डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की वेबसाइट है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि पूजा खेड़कर की इनकम 17 से 22 करोड़ रुपए है। यानी डीओपीटी को पता है, ये वही विभाग है जो पूरा आईएएस आईएफएस इन सब पर निगरानी रखता है, इन सब को ट्रेनिंग कराता है और काफी कुछ चीजों में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। यानी इनको पता है, पर फिर भी इन्होंने वो उनको आरक्षण लेने दिया। चलिए ये भी ठीक है, चलो ओबीसी से तो वो आती ही थी। तो अब इन्होंने उसके बाद एक और आरक्षण लिया जिसको कहते हैं पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूबीडी का फुल फॉर्म है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। याद रखना टर्म है बेंचमार्क। बेंचमार्क यानी ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें आपको ऐसी कोई डिसेबिलिटी है जो आपको सबसे अलग बनाता है। आप देख नहीं सकते, आपके पैर नहीं हैं, आपके हाथ नहीं हैं, या कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी जिससे आप सबसे अलग बन जाए। ये नहीं कि मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है तो आप पीडब्ल्यूबीडी में अप्लाई कर लेंगे, नहीं, आपके पास ऐसी डिसेबिलिटी होना चाहिए जो आपको अलग बनाए। अब पूजा खेड़कर ने पीडब्ल्यूबीडी में अप्लाई किया। अब पीडब्ल्यूबीडी का आप खेल सुनिए। पीडब्ल्यूबीडी का जब वो अप्लाई करती हैं, डिसेबिलिटी के लिए अप्लाई करती हैं, एग्जाम देती हैं, एग्जाम होने के बाद उनको 841 रैंक आते हैं। ठीक है, उसके बाद
अब आप समझिए कि जो लास्ट आईएएस बना था उस जो वो एग्जाम के फेज में, वो 554 नंबर का था। इनको आईएएस तभी बनाया गया क्योंकि इनके पास आरक्षण था। अब पीडब्ल्यूबीडी की कहानी ये है कि आप मेंशन तो कुछ भी कर सकते हैं, पर इसकी जांच भी तो होनी चाहिए। तो जांच होती है। जांच के लिए जो यूपीएससी है वो पूजा खेड़कर को बताता है कि आप एम्स चले जाइए और एम्स में अपनी जांच करवा लीजिए। 22 अप्रैल 2023 को उनकी पहली डेट थी, पर कई बार बुलाने के बावजूद पूजा खेड़कर नहीं गई। 2 सितंबर को आखिरी डेट था और इसमें भी उनको बहुत लीनियंसी दी गई। 22 अप्रैल को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना है, मैं नहीं आ सकती। बीच में वो 27 अगस्त को एक बार एम्स गई, पर एमआरआई नहीं करवाया। एमआरआई वो टेस्ट है जिससे पता चल जाता कि ये एक्चुअली में हैंडीकैप्ड हैं या नहीं। इन्होंने अपने हलफनामे में ये भी बताया कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो पहले डिप्रेशन में रह चुकी हैं और ये सारी चीजें। पर 2007 में जब वो एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रही थी तो उनका एक फॉर्म सामने आया जहां पर यह बताया गया कि वो मेडिकली फिट है। चलिए ठीक है, अगले 15-16 साल में कुछ हुआ होगा, तो आपको टेस्ट कराने से क्या डर है? जब टेस्ट नहीं होता है तो यूपीएससी जाती है कैट के पास, जो कि एक अथॉरिटी है जो डिसाइड करता है कि क्या करना है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो आपका हम कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं कि आप अब आईएएस नहीं बन सकते, आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। लेकिन एक ट्विस्ट आता है, पूजा खेड़कर चली जाती है बॉम्बे हाई कोर्ट, ये कहते हुए कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है और मैं एमआरआई नहीं करवा सकती। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी एक बंद कमरे में मैं नहीं रह पाती, उसमें मुझे डर लगता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि ठीक है, आप किसी और तरीके से पता लगाइए कि इनको सच में डिसेबिलिटी है या नहीं। पर ट्विस्ट तब आता है जब पूजा खेड़कर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना एमआरआई करवाती है और वो सबमिट कर देती है। और जो यूपीएससी इनका कैंडिडेचर कैंसिल करना चाहता था, वो यूपीएससी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और यहीं से असली धांधली शुरू होती है कि ये कौन अधिकारी थे जो ये एक्सेप्ट कर रहे थे और किस किस लेवल तक लोगों को पैसे खिलाए गए हैं। क्योंकि रियलिटी ये है कि बिना पैसे के तो ये नहीं हुआ होगा। तो उन अधिकारियों को ढूंढना होगा जो ये सब अप्रूव कर रहे हैं। किसने ओबीसी अप्रूव किया, किसने पीडब्ल्यूबीडी अप्रूव किया, किसने वो जो निजी जो हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट था उसे एक्सेप्ट किया। तो ये सारी सोचने वाली बात है। अब जब बवाल मचा तो पूजा खेड़कर का ट्रांसफर कर दिया वाशिम में। लेकिन एक और ट्विस्ट ये है कि आप किसी भी सरकारी नौकरी करने वाले से आप पूछ सकते हैं कि आपकी कभी भी आपके होम केडर में पोस्टिंग आती ही नहीं है। वो तब आती है जब आप रिटायर होने वाले होते हैं। तो पूजा खेड़कर को अपनी पहली ही पोस्टिंग पुणे में कैसे मिल गई? इतने फेवरिज्म्स पूजा खेड़कर को क्यों किए जा रहे थे? जैसे मैंने आपको बताया, उनके हैंडीकैप के लिए भी यही था कि आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आपको 2 बार बुलाया जाता है, तीसरी बार आपको नोटिस आता है और खत्म। पर पूजा खेड़कर को 6 बार बुलाया गया। तो इतनी लीनियंसी पूजा खेड़कर पर क्यों दिखाई जा रही थी? यह भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन यह केस यहीं खत्म नहीं होता है। बवाल खत्म तो होने का नाम नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। अब यहां पर एक वीडियो सामने आता है पूजा खेड़कर की मां का, जहां वो अपने गांव में किसानों को एक बंदूक लेकर धमका रही हैं। मतलब बातचीत कर रही हैं, पर बंदूक हाथ में लिया है, मतलब वो तो धमका ही रही है ना। तो वो वीडियो सामने आता है। उसके बाद पूजा खेड़कर की मां का एक और वीडियो सामने आता है, जहां पर वो मीडिया को कह रही हैं कि अगर मेरी बेटी की नौकरी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको देख लूंगी। उसके बाद जब ये सब सामने आता है तो पूजा खेड़कर की मां फरार हो जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर पुलिस केस दर्ज कराया जाता है, क्योंकि ये जमीन हड़पने के मामले में इनको बुक किया जाता है। उसके बाद पूजा खेड़कर के पिताजी दिलीप खेड़कर की सुन लेते हैं। दिलीप खेड़कर ने अपने हलफनामे में जैसे कि बताया, उनके पास 110 एकड़ जमीन है, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो अब जो अथॉरिटीज हैं वो इनके पीछे भी पड़ गई कि आप तो एक नॉर्मल आईएएस ऑफिसर थे, तो आपके पास इतनी संपत्ति कहां से आई? और 110 एकड़ जमीन किसी भी किसान को लेने के लिए आप अलाउड नहीं है, ये कृषि अधिनियम के खिलाफ है। तो उनके पिताजी के पीछे अब पुलिस पड़ जाती है। अब 3 दिन पहले यूपीएससी एक प्रेस रिलीज जाहिर करती है और ये बताती है कि हमने पूजा खेड़कर का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है और अब हम उन पे फ्रॉड का
केस दर्ज करने जा रहे हैं, क्योंकि अब इतना ज़्यादा बैकलैश मिला तो एक्शन लेना ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट करता है, यानी एक गलत ये सेट करता है कि आप हर चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। तो पूजा खेड़कर भी अब शायद कभी भी जेल जा सकती हैं, क्योंकि ये जो कारनामा था इसमें बस वो एक ही चीज़ की वजह से फंसी। आप ये सोचिए कि ये सिस्टम इतना करप्ट है कि अगर पूजा खेड़कर के लाव लश्कर के लालच नहीं होते तो शायद ये केस कभी सामने आता ही नहीं। अब पूजा खेड़कर के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ और आईएएस अफसर्स पर सवाल उठने लगे कि इनके कैंडिडेचर्स कैसे एक्सेप्ट कर लिए गए। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। करीब 5 से 6 और लोग हैं जिन पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जिन किसी ने EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में अप्लाई किया कि वो गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, या किसी ने OBC में अप्लाई किया, किसी ने हैंडीकैप में अप्लाई किया। तो ये सब बिना चेक किए, क्योंकि फोटोज में या उनकी जब हम आर्थिक हालत देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो गरीब है ही नहीं। तो ये सब कैसे पता चल रहा है और इन सब को ढंग से चेक क्यों नहीं किया जा रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। एक और आपके साथ स्टैट शेयर करता हूं जाते जाते। 2016 से 2019 तक 2500 आईएएस अफसर पर ऐसे करप्शन के केसेस लगाए गए, पर पता है एक्शन कितनों पर हुआ? केसेस भी नहीं, कंप्लेंट्स किए गए, तो पता है एक्शन कितने पर हुआ? 2 पर। यानी 2500 में से 2 पर सिर्फ एक्शन लिया गया। तो हमारे सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप आईएएस बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम आपके जेब में है, और ये सरकार और ये लोग ही डिसाइड करेंगे कि आप सिस्टम से ऊपर नहीं है। तो जितनी आप ढील देना चाहते हैं, ठीक है, आईएएस अफसर हैं, पढ़ के आए हैं, बहुत कुछ है, शायद हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी उनके पास, पर वो सिस्टम से ऊपर नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब आप सोचिए, पूरा परिवार, ऐसे मैं कहूँगा कि भाई पूरा परिवार ही फ्रॉड था। अब इस केस में आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, पर आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी पर, पूजा खेड़कर के बर्ताव पर और यूपीएससी के एक्शन पर? आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो में कोई जानकारी मिली, आपको वीडियो देखकर मज़ा आया, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग केसेस और स्टोरीज हम आपके पास लाते रहेंगे और आपको बेधड़क बताते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।